होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 2 है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो पार्ट 1 में हमने सीटैट के अकॉर्डिंग जो पहले 3 टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, एंड दिस इज़ पार्ट 2 एंड आज भी हम 2 टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बिकॉज सीटैट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है और वो सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। एंड आज के हमारे जो 2 टॉपिक्स हैं वो हैं हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड वन इज हाउ लर्निंग इज को रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। तो दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं एंड डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और थोड़ा कंसेप्चुअल है और इनको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बट स्टिल इनके बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं सीटैट में वो प्रैक्टिकल आते हैं और थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट। तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स और जेनेटिक्स मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं पेरेंट्स के, वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। बेसिकली इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमेना को हम हेरिडिटी कहते हैं। एंड व्हाट कैरीज दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन is important. Genes are the main agents that carry genetic information from parents to offspring. तो genes जो है वो जरिया है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके मदद से जो भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। एंड इन ह्यूमन बींग्स दे आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर का मतलब टोटल 46 होते हैं हर ह्यूमन बींग में। तो 23 पेयर्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स मींस ऑटोजोम्स ऐसे जीन्स हैं जो कि जेनेटिक ट्रेट्स लाइक हेयर कलर, आईज कलर, स्किन कलर और जेनेटिक मेकअप डिसाइड करते हैं बच्चे का। एंड 23rd पेयर जो लास्ट पेयर है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है और वो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड 22 पेयर्स आर सिमिलर्स इन मेल एंड फीमेल। सब दोनों में ही 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम्स के होते हैं एंड 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है। जैसे मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। एंड ये कहीं ना कहीं बाद में जाके इनकी जो परसेंटेज है वो डिटरमाइन करती है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो ये हमारा इतना ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट उसमें नहीं है सिलेबस में, तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपका जो आंसर होगा वो जीन्स होगा। तो ये एक हेरिडिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट यू आर लिविंग इन और योर सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट, और बेसिकली एक एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं एनवायरनमेंट की कहूँ तो एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स यू इन लर्निंग समथिंग, यू नो। जैसे आप अगर कहीं बैठे हो और आसपास आपके जो है, आप मान लो आप लाइब्रेरी में बैठे हो और बाकी सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई बात करता है, वो आपको किसी नई चीज़ के बारे में बताता है, तो आप लर्निंग एनवायरनमेंट में बैठे हो। तो वो आपका मतलब ये इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। जहाँ भी हम हैं, हमारे आसपास चीज़ें क्या हैं, कैसा सराउंडिंग है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट क्या है? जो भी बच्चा जो स्टार्टिंग से अपनी फैमिली में रह रहा है, what he or she hears or learns gives an personality, gives an ultimate personality to the child.
इट हेल्प्स इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और आई कैन से तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़्यादातर जो हाथ है वो एनवायरनमेंट का ही होता है। एंड हाँ, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर मीन्स हेरिडिटी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वी कॉल इट, ऑफनली कॉल इट नेचर। नेचर हम उसी हर चीज को कहते हैं जो नेचुरल है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस बहुत ही कम है। एंड नेचर एंड नर्चर डिबेट, इसे हम कहते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में हमेशा विवाद रहा है कि सबसे ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट की चाइल्ड के डेवलपमेंट को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, हेरिडिटी करती है या एनवायरनमेंट करता है। तो इसी को हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आप टिक करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या इसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की डिबेट को अदर टर्म्स में हम क्या कहते हैं, तो उसमें आप टिक करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लास्ट प्रीवियस ईयर के मैं डिस्कस करूंगी, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, तो हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो इस फिलोसफी को, कुछ फिलोसोफर्स हैं जो नेचर को मानते हैं, कुछ हैं जो नर्चर को मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, एंड कुछ कहते हैं कि एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सोक्रेट्स, प्लेटो, इन सब का कहना था कि नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड डिसाइड्स व्हाट ही और शी इज गोइंग टू बी। एंड लेकिन जैसे एक और अच्छे फिलोसोफर्स थे जिनका नाम था जॉन लॉके, एंड ही वाज इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट और नर्चर। ही सेड कि चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, दे आर ब्लैंक स्लेट्स। ब्लैंक स्लेट मतलब एम्प्टी हेडेड होते हैं, और जो भी वो जब पैदा हो जाते हैं एनवायरनमेंट में देखते हैं या उनको जो पढ़ाया जाता है वो वही सीखते हैं। एंड अल्टीमेटली दैट ब्लैंक स्लेट इज फिल्ड बाय द एक्सपीरियंसेस दैट दे एक्वायर इन द एनवायरनमेंट। तो उनका कहना था कि एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल होता है। बट द कंक्लूजन इज, आफ्टर so many experiments and theories and after knowing the views of so many philosophers, इसका कोई मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि दोनों एक बराबर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप खुद देखिए, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, और बहुत लोग यही कहते हैं कि काफी दोनों का जो है बैलेंस्ड वो रहता है इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे जो बच्चे की स्टार्टिंग है, जैसे कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चा जन्म से सीख कर आता है, जैसे सकिंग रिफ्लेक्सेस और हाथ को इधर उधर हिलाना और चिल्लाना, रोना, ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को सिखाई नहीं जाती, इनबॉर्न होती हैं बच्चे में। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नेचर है ये। एंड धीरे धीरे जब वो हमारे साथ रहता है, हमें बोलते हुए सुनता है, नाम लेते हुए सुनता है, तो वो सीख जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। दैट इज नर्चर। नर्चर मतलब होता है किसी का केयर करना और उसको मतलब अपने पास रख के, हिंदी में कहूँ तो पोषित करना एक तरीके से, तो नर्चर। तो एनवायरमेंट, तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है हेरिडिटी का होता है, धीरे धीरे एनवायरमेंट का होता है। और जो बच्चा हेरिडिटिकली इनहेरिट करके आता है, मतलब जो बच्चे के अंदर पहले से इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वो नर्चर से मतलब एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो अच्छे हो जाएंगे या तो खराब हो जाएंगे। 2 तरीके के डेवलप होते हैं। अगर बच्चे को आसपास का अच्छा एनवायरमेंट मिला तो उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, और अगर बच्चे को नेगेटिव एनवायरमेंट मिला तो उसका नेगेटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे आज का जो पहला टॉपिक था, हमारा हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस चाइल्ड डेवलपमेंट।
तो ये आज हमारा कवर होता है। इसमें मेन क्वेश्चंस यही आते हैं जो मैंने आपको बताया कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट किसे कहते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, किसका ज्यादा है, कौन से फिलोसोफर्स जो हैं नेचर की साइड थे, कौन जो है नर्चर की साइड थे। हाँ, एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गई, जिसको हम जॉन लॉकी की जो हमने बात में करी थी, उसमें हमने उसको एक टर्म दिया था उन्होंने, जिसको हम कहते हैं टेबुला रासा। दैट मीन्स इन लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ ब्लैंक स्लेट, कि बच्चे जो हैं वो ब्लैंक स्लेटेड होते हैं, मतलब जब वो पैदा होते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, और वो जब अपने एक्सपीरियंसेस एनवायरमेंट में रह के जो चीजें सीखते हैं उससे वो बनते हैं आगे। तो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ लर्निंग इज को रिलेटेड टू डेवलपमेंट। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन या ओवरव्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज एनी permanent change in behavior that occurs as a result of an experience और practice। मतलब कि कोई भी ऐसा परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में जो कि या तो हमारी किसी प्रैक्टिस, हम बार बार प्रैक्टिस करें उसकी वजह से हुआ हो, या फिर हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से हुआ हो। फॉर एन स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग जब एक बार वो सीख जाते हैं तो वो उसी स्टाइल में हमेशा जब भी लिखना होता है तो उसी स्टाइल में पकड़ते हैं। तो इट कैन बी टर्म्ड एज लर्निंग। ये लर्निंग हुआ है, और ये किसके थ्रू हुआ है? प्रैक्टिस के थ्रू हुआ है। हम बार बार उसको पकड़ाते हैं और बार बार उसको लिखने के लिए कहते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग हो गई। एक होता है एक्सपीरियंस के थ्रू, जब हम जैसे मान लो कहीं आग जल रही है और छोटा बच्चा है, हमने ध्यान नहीं दिया और वो गया और उसको टच कर लिया, तो वो जल गया, मतलब उसका एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस है एक तरीके से। तो उसको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसे मुझे नहीं छूना है। तो ये भी एक तरीके की लर्निंग हुई। तो लर्निंग कैन बी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और थ्रू प्रैक्टिस। बार बार हम कुछ लर्न करना होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर कुछ चीज एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। तो ये है लर्निंग। अब लर्निंग कैसे रिलेटेड है हमारे जो डेवलपमेंट है, तो ऐसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में एरियाज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, तो उन हर डेवलपमेंट में लर्निंग का एक अलग रोल है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जब हमें एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर हमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना है, तो हम उसे सेंसरी मोटर चीजें, हम सेंसरी मोटर स्किल्स सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, पेंसिल पकड़ना, ठीक है। हम उसको शेप्स दिखाते हैं, जैसे उसके सामने बॉल रख दी और उसको बोला कि ये क्या है, ये एक सर्कल है, और 3D शेप्स हो गई, या फिर और जो भी हमें चीजें सिखाना है उसका हम कॉन्क्रीट मटेरियल उन्हें दिखाते हैं, उन्हें टच कराते हैं, उन्हें फील कराते हैं, और ये उनका फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे उनके अंदर होल्डिंग स्किल आ गई, पेंसिल पकड़ना, तो ये सारा फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। जैसे और चलना सिखाते हैं बच्चे को, तो वो भी एक तरीके से, बच्चे छोटा होता है तो क्रॉल करता है, उसके बाद हम उसको चलना सिखाते हैं, दोनों पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। तो ये क्या है? लर्निंग बाय डूइंग एक तरीके से, और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल एज थ्रू प्रैक्टिस। इनमें हम दोनों चीजें यूज करते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं बच्चे को बार बार, और उसको एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। तो पहला एरिया हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। और देखिए, लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक डेवलपमेंट, लर्निंग कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को हमने गलत तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखा दिया, तो और उसने वो हैबिट डाल ली और वो सीख गया, तो बहुत मुश्किल होगी हमें अगर उसको ठीक तरीका बताने के लिए, और उसको भी दूसरा तरीका समझने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो वो जो लर्निंग हुई वो नेगेटिव लर्निंग हो गई एक तरीके से। और जैसे बच्चे अब्यूजिंग वर्ड्स सीख जाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, तो बात करते हुए सुनते हैं, तो वो भी एक तरीके की नेगेटिव लर्निंग हो गई। तो लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव है। एंड लाइक लर्निंग
डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर बच्चे की पॉजिटिव लर्निंग हुई है तो पॉजिटिव डेवलपमेंट, अगर बच्चे की नेगेटिव लर्निंग हुई है तो नेगेटिव डेवलपमेंट. तो दिस इज हाउ लर्निंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो हमने पहला एरिया पढ़ लिया फिजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड जो भी हमारा बच्चा जो है बात करना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, वो किसके थ्रू, वो भी हमारा लर्निंग के थ्रू. जैसे छोटा बच्चा रहता है तो हम उसे बताते हैं कि अगर घर पे कोई आएगा तो आपको उसको नमस्ते कहना है, हेलो कहना है, हाय कहना है. तो ये लर्निंग, और वो हमेशा फिर बाद में वही चीजें फॉलो करता है. तो लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, अगर मम्मी पापा हैं तो कैसे बात करना है, दादा दादी हैं तो कैसे बात करना है, अपने पीयर्स से कैसे बात करना है, ये सब हम उसे सिखाते हैं. तो ये उसके डेवलपमेंट में, उसके सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट में काम आ रहा है. तो दिस ऑल्सो डिफाइंस हाउ लर्निंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर पर्टिकुलरली सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट. एंड थर्ड हम ले लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि हम जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, पजल सॉल्व करना, हाउ एक तरीके से फॉर एन एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम उसके सामने कोई छोटी सी पजल रख देते हैं, जंबल वर्ड्स रख देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रख देते हैं. जैसे बच्चे ने अगर 3 या 4 वर्ड्स के नए नए वर्ड सीखे हैं, फिश, बॉल एंड जो भी सीखे हैं, अगर हम उसको वो सिखा रहे हैं तो मतलब वो एक तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसकी वोकैबुलरी को बिल्ड कर रहा है. तो ये उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आगे जाके लाइफ लॉन्ग उसको हर चीज में काम आएगा. दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी मैं बता देती हूँ. कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन से रिलेटेड. तो बच्चे की मेमोरी कितनी है और बच्चा किस तरीके से चीजों को समझ पा रहा है, रीजनिंग और ये सारी चीजें जो आती हैं हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है. और ये भी कहीं ना कहीं लर्निंग से अफेक्ट होता है. लर्निंग इज अ थिंग विच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट डायरेक्टली. मतलब कि लर्निंग अगर अच्छी है तो डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा बच्चे का. तो लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कि डेवलपमेंट को डायरेक्टली जो है अफेक्ट करती है. तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड. तो बच्चा जैसे जैसे सीखता जाता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है. तो हमने अभी तक डिस्कस किया फिजिकल, सोशल एंड मोरल एंड थर्ड मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब हमारा एक और हम ले लेते हैं, जैसे बच्चे की जो न्यूमेरेसी डेवलपमेंट होता है. न्यूमेरेसी मतलब जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो हम बच्चे को पहले से सिखाते हैं 1 2 3 4. फिर उसको हम इंग्लिश में भी सिखाते हैं, ONE1 होता है और TWO2 होता है. तो ये भी एक तरीके से, वैसे ये इसी का ही पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी मेमोरी बन जाती हैं और बाद में फिर वो इन्हीं चीजों को याद करता है. एंड तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया. बेसिकली दीज 4 आर द मेन डेवलपमेंट्स. And I have told you how the learning affects directly the development of the child, and learning and development go hand in hand. मतलब जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे वैसे डेवलपमेंट होता है. एंड डेवलपमेंट, लर्निंग अगर पॉजिटिव है तो डेवलपमेंट भी पॉजिटिव है, लर्निंग नेगेटिव है तो डेवलपमेंट भी नेगेटिव है. ये एक छोटा सा रिकैप कर दिया. तो ये सेकेंड टॉपिक भी हमारा यहाँ खत्म होता है. सो आज जो भी हमने 2 टॉपिक्स लिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बट लास्ट में अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आज की 2 वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स थे उनके बेसिस में CTET में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा. और अभी नहीं, हर वीडियो में अब मैं आगे से यही करने वाली हूँ कि जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हम बाद में देख लें, ताकि आपको ये एक आइडिया लग जाए कि CTET में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So let's see the questions. कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए थे. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Arjav says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of environment. This discussion between Arjav and Sonali is about.
तो आर्जव, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आर्जव कहता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हमारी इनर एबिलिटीज़ जो कि हमारे अंदर पहले से होती हैं उससे अफेक्ट होता है, और सोनाली कहती है नहीं, ये एनवायरनमेंट से होता है। तो दिस डिस्कशन बिटवीन आर्जव एंड सोनाली, तो ये जो डिस्कशन आर्जव और सोनाली कर रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग है? तो इसका आंसर सीधा सीधा नेचर एंड नर्चर आएगा, जस्ट बिकॉज कि हमने बताया कि इनर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो हेरिडिटी की वजह से होती हैं, तो हेरिडिटी या नेचर, एंड नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिकल वे में पूछ लिया कि दो लोग बात कर रहे हैं और उसके बारे में बताइए कि ये किस डिबेट के बारे में है। इस क्वेश्चन को चाहें तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, जो कि आगे इन्होंने पूछा हुआ है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लर्नड मैन हैज़ कंपेयर्ड द चाइल्ड्स ब्रेन विद क्लियर स्लेट। तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा कि ये जॉन लॉक थे, जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं एक क्लियर स्लेट की तरह पैदा होते हैं। एंड इसकी जगह ये बोल सकते थे, या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेबुला रासा जो नाम है वो किसने दिया, वो भी जॉन लॉक ने दिया, या टेबुला रासा का क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग भी ब्लैंक स्लेट या क्लियर स्लेट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू। तो नेचर और नर्चर डिबेट्स को हम क्या कहते हैं या किस चीज़ के ऊपर होती है? तो इसका आंसर जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट होगा। जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स वही हेरिडिटी को ही जेनेटिक्स भी कहते हैं। हेरिडिटी में मैंने आपको बताया कि जो मेन एजेंट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं वो जीन्स हैं, और जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, तो नेचर एंड नर्चर डिबेट जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी हो सकता है या जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो बस यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस, एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।